इक्वल टू वन ऑफ यू, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। देखिए हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने सेक्शन 9 पढ़ना स्टार्ट किया था, उसके बाद में हमने सेक्शन 10 और 11 को छोड़ दिया था, उसके बाद हमने 12 पढ़ा, 13 पढ़ा, 14 आधा पढ़ा, वो पढ़ लेंगे, और सेक्शन 15 पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 14 जो हम ड्रॉप करके आए थे सेक्शन 9 के एक्सेप्शन में। देखो मैंने आपको बोला था कि ये पारुल का कोट है और ये मान लीजिए अश्मिता का कोट है। ठीक है, यहाँ पे अर्चित आया, सूट लगाना है, सूट इंस्टीट्यूट करना है, पारुल के कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया उसने। ठीक है, इंस्टीट्यूट कर दिया। अब मान लीजिए कि पारुल के कोर्ट ने कुछ समय बाद, मान लीजिए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब इसकी फाइल देखी, 2 साल बाद जब इसकी एप्लीकेशन देखी, तो पारुल को लगता है कि भाई ये सूट तो फेल हो जाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन और एनी अदर अलाइक कॉज, मतलब यहाँ पे लिखा है एनी अदर अलाइक कॉज, वो अपन देख लेंगे क्या लिखा है। तो कोर्ट पारुल क्या कर रही है, पारुल क्या कर रही है, सूट को वापस भेज रही है अर्चित के पास में कि पारुल ये कि अर्चित ये सूट तो क्या हो जाएगा, ज्यूरिडिक्शन के कारण क्या हो जाएगा, मतलब आपका कोई वैल्यू नहीं है सूट की, ज्यूरिडिक्शन फेल हो जाएगा, ज्यूरिडिक्शन के कारण ये सूट तो अश्विता के कोर्ट में लगना चाहिए। अर्चित केस वापस ले लेता है। तो यहाँ पे दो चीजें, अब अर्चित ने यदि केस वापस ले लिया तो जो 1 साल या 1.5 साल या 10 महीने जो भी कोर्ट अर्चित ने पारुल के कोर्ट में लगाया, तो क्वेश्चन उठता है कि या क्या ये जो टाइम पीरियड इन्होंने इसमें लगाया गुड फेथ में, तो क्या इस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड किया जाना चाहिए क्या? क्वेश्चन समझ गए क्या? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। भाई अश्मिता के कोर्ट में जाएगा, समझ गए ना सब लोग कि ये तो 10 महीने 1 साल पारुल के कोर्ट में बिताए इसने इस फाइल को लेकर, तो इसको एक्सक्लूड किया जाना चाहिए क्या? तो यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, लिमिटेशन अलग कहता है और सीपीसी का ऑर्डर 23 अलग कहता है। आपको लिमिटेशन की सुननी है, किसकी सुननी है? आपको लिमिटेशन एक्ट की सुननी है। दोनों अलग अलग बातें कहते हैं। क्या बातें कहते हैं पहले ये सुन लेते हैं, समझने से पहले मतलब कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। सीपीसी ऑर्डर 23 बोलता है कि नहीं, अर्चित के ये 10 महीने एक्सक्लूड नहीं किए जाएंगे, अर्चित के 10 महीने एक्सक्लूड नहीं किए जाएंगे, अर्चित बाउंड होगा लॉ ऑफ लिमिटेशन से। किससे बाउंड होगा? लॉ ऑफ लिमिटेशन से बाउंड होगा। आ जाइए देखते हैं। ठीक है, ये बोलता है सीपीसी, बाद में लेंगे। ये बोलता है सीपीसी, एक बार सब हैंड रेज करो, सीपीसी क्या बोलता है कि अर्चित विल बी बाउंड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन, ये टाइम पीरियड एक्सक्लूड नहीं होगा। लिमिटेशन बोलता है कि यदि गुड फेथ में पारुल के कोर्ट में लगाई थी तो सीपीसी में कुछ भी लिखा हो हमको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लिखा है लिमिटेशन में, वाकई आप देखोगे, कभी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो कि सीपीसी में कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि अर्चित ने गुड फेथ में यदि पारुल के कोर्ट में एक सूट इंस्टीट्यूट कर दिया था, ठीक है, तो अर्चित को बेनिफिट मिल जाएगा, ये टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कल मैं ये कठिन बता रही थी कि दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी बात कही है, लेकिन हमें प्रिवेल इसको करना है। आज ये देखते हैं, पहले नोट्स में देख लेते हैं फिर आते हैं। देखिए, exclusion of time of proceeding bona fide in court without jurisdiction, computing the period of limitation for any suit or application wherever the plaintiff has been prosecuting with due diligence। अपील नहीं लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा होगा, वो अपन बाद में देखेंगे। चलो कि in computing the period of limitation for any suit or application wherever the plaintiff has been prosecuting with due diligence another civil proceeding but the court due to the defect of jurisdiction or other cause of like nature, देखो वही दो चीजें मैंने बोली, but the court due to the lack of jurisdiction या due to the defect of jurisdiction or other cause of a like nature is unable to entertain it। ठीक है, आपने इसने लिखा in computing the period of limitation if the plaintiff has been prosecuting in good faith another civil proceeding which the court due to the defect of jurisdiction, यहाँ पे इसको लगा देना बोला, due to the defect of jurisdiction or other like nature is unable to entertain it, even कुछ मार्क करा है तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है। Even after Rule 2 of Order 23 of CPC 1908 provides adverse provision, this exclusion is allowed where such permission is granted on the ground that the first suit must fail by reason of defect of jurisdiction of the court or other cause of like nature। तो इतना ज्यादा अपन को पढ़ना नहीं है, बस ये लिखा है even after the CPC Civil Procedure Code और Rule 2 gives adverse provision। क्या बोलता है सीपीसी का रूल 2
ये जो अर्जित है वो तो बाउंड होगा लिमिटेशन से, उसको नया सूट लगाने के टाइम पे वो चीज एक्सक्लूड नहीं होगी। तो भी इसने कहा कि चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो, हम इसको क्या देंगे, एक्सक्लूजन देंगे। देखिए फिर एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इन एक्सक्लूजिंग द टाइम पीरियड former which a formal civil proceeding was pending, the day on which that proceeding was instituted, the day on which it was ended shall both be counted। सिंपल सी बात है कि यदि आपने 1 जनवरी 2025 को ये सूट या फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग लगाई थी और 15 जनवरी 2026 को आपको ये वापस मिल गई कि भाई ये तो हमारा डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन है, तो ये दिन भी काउंट होगा, ये दिन भी काउंट होगा और बीच के सारे दिन भी काउंट होंगे। एक्सप्लेनेशन यही बोलता है, हम हर जगह ये पढ़ते हैं, चाहे हम इंजंक्शन की बात कहें, चाहे हम प्रीवियस कंसेंट की बात करें, वहां सब जगह ये चीजें लिखी हुई है। ठीक है, अब ठीक है, कुछ नहीं। अब ये क्वेश्चन आता है अलाइक नेचर क्या होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ा हमने, डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन और अलाइक नेचर। डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन और अलाइक नेचर, तो ये अलाइक नेचर को नीचे एक्सप्लेन कर दिया। आप जब बेरेक्ट देखोगे लिखा है कि कोई यदि मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज है या मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है, इनको अलाइक नेचर वाला ज्यूरिड मतलब डिफेक्ट माना जा सकता है। ठीक है, इन्होंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया। कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि आप बोल रहे हो डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन और अलाइक नेचर, तो हम बोलेंगे कि सर सेक्शन 14 के एक्सप्लेनेशन में दे रखा है अलाइक नेचर, मतलब कि मान लीजिए कि कोई ऐसा डिफेक्ट है, लाइक आपका मिस जॉइंडर है, पार्टीज का मिस जॉइंडर है कॉज ऑफ एक्शन का, तो इट कुड बी द अलाइक नेचर ऑफ डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन। ये सेक्शन वही खत्म हो जाता है, ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगा ना। आप ये बस ये देखो कि कोई इंसान सिविल प्रोसीडिंग चला रहा है, हाँ, ये सारे सिर्फ आपके लिमिटेशन के मोस्टली बहुत सारे सेक्शंस, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 9 और सेक्शन 9, सेक्शन 16, 17, 18, सेक्शन 14, ऐसे ना कुछ भी आ जाता है। देखो जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। एडिशनल पॉइंट देखो, बेरेक्ट से मत पढ़ना इसको, बेरेक्ट से पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट पढ़ लेते हैं। प्रोविजन ऑफ सीपीसी 90, भाई हम बात कर रहे हैं प्रोविजन ऑफ सीपीसी 1908 है क्या प्रोविजन, तो वहां लिखा है लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट। मतलब ये क्या बोल रहा है कि लिमिटेशन लॉ अफेक्ट नहीं होगा फर्स्ट सूट से, आप बाउंड होंगे इन इफ एनी फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन ग्रांटेड अंडर द लास्ट प्रोसीडिंग रूल द प्लेंटिफ। पता क्या होता है वहां पे ऑर्डर 23 का है, यदि सूट प्लेंटिफ ने विड्रॉ कर लिया है कोर्ट की परमिशन से, तो नया सूट लगा सकता है। ठीक है, नया सूट लगा सकता है, तो वो ये रूल 1 है। तो ये रूल 2 बोल रहा है कि रूल 1 में यदि परमिशन ग्रांट की गई है व्यक्ति को, प्लेंटिफ बाउंड होगा लॉ ऑफ लिमिटेशन से इन द सेम मैनर एज इफ द फर्स्ट सूट हैड नॉट बीन इंस्टीट्यूटेड। मतलब ये माना जाए, वो तो बाउंड है, अर्चित को बाउंड ही करा है ऑर्डर 23 के रूल 2 में। हम ये मानेंगे तूने फर्स्ट सूट कभी लगाया ही नहीं, आप बाउंड हो। आपने चाहे 10 महीने कमाए हो, चाहे 20 महीने कमाए हो, आप बाउंड हो। सेक्शन 14 अप्लाइज टू सिविल प्रोसीडिंग नॉट क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अब मेरी बात सुनो, समझ में आ गया क्या? आ जाइए, बेरेक्ट भी देख लेते हो। बेरेक्ट से मत पढ़ो, छोड़ो, इतना दिमाग मत लगाओ। मैंने क्या बोला कि यदि आपने कोई सिविल प्रोसीडिंग चला रखी है, गलत कोर्ट में चला रखी है, 2 याद रखने, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, 2 याद रखने, एक तो डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन और एक अलाइक नेचर। अलाइक नेचर को नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज। अब ये क्या होता है वो आपको खुद को समझना पड़ेगा। मिस जॉइंडर, गलत पार्टी ज्वाइन करा ली। मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, ये भी अलाइक नेचर माने जाएंगे। ठीक है, यदि नया सूट इंस्टीट्यूट करता है, ठीक है, तो इवन आफ्टर द सीपीसी कंटेन्ड एडवर्स प्रोविजन कि आप लिमिटेशन से बाउंड होंगे, लॉ ऑफ लिमिटेशन से बाउंड होंगे, जैसे कि द फर्स्ट सूट हैड नॉट बीन इंस्टीट्यूटेड, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हुआ हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लिमिटेशन का सेक्शन 14 क्या देगा, यदि गुड फेथ में प्रोसीडिंग चलाई गई थी तो आपका वो पीरियड, टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आ गया तो डायरेक्ट से मत पढ़ना। यदि आपको अपनी मेंटल शांति चाहिए तो इस सेक्शन को बेरेक्ट से मत। ठीक है, पहले एक बार हैंड रेज कर दीजिए। समझ में आया सीपीसी और इसमें क्या एडवर्स चीजें? ठीक है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसने लिखा कि चाहे कुछ भी लिखा हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम इसको एक्सक्लूसिव देते। तो आइए, हमने क्या क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे थे सेक्शन 9 कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। इसके एक्सेप्शन 9 के 2 में ही है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होल्ड विथ डेटर, देन नहीं चले। फिर सेक्शन 12 में 4 चीजें, कॉज ऑफ एक्शन
अराइज हुआ है, जिस दिन टाइम पीरियड रिकॉर्ड होगा उस दिन को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कॉपी ऑफ डिक्री सेंटेंस ऑर्डर जो लगेगी और जजमेंट प्रोनाउंस है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कॉपी ऑफ जजमेंट लेने में जितना टाइम पीरियड लगा उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और अवार्ड की कॉपी टाइम पीरियड जितना लगा उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फिर सेक्शन नंबर 13, यदि पॉपर आदमी ने एप्लीकेशन लगाई थी और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो कोर्ट बोलेगा कि तूने गुड फेथ में लगाई थी तो फीस जमा करा दे, और फीस जमा करा देगा तो हम ये मान लेंगे कि तूने उसी दिन जिस दिन एप्लीकेशन लगाई थी उस दिन सूट इंस्टीट्यूट कर दिया था। सेक्शन 14 जुरिडिक्शन और अलाइक नेचर वाली चीजें। सेक्शन 15 के फर्स्ट में इंजंक्शन लिखा है, ध्यान रखना है आपको, सूट और एप्लीकेशन दोनों चीजें लिखी हुई है, वो मुझे बस अपील पे अप्लाई नहीं होता, मुझे बस कुल मिला के यही याद है, अपील पे अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे इंजंक्शन है, सेकंड पॉइंट में प्रीवियस कंसेंट है, ठीक है, सेकंड पॉइंट में प्रीवियस कंसेंट है। नीचे के दो याद आ रहे हैं मुझे, यहाँ पे परचेजर है, यहाँ पे परचेजर है, परचेजर को वो किया जाता है। फिर यदि डिफेंडेंट आउट ऑफ इंडिया है, डिपेंडेंट आउट ऑफ इंडिया है वो चीज लिखी हुई है, और इंटरिम रिसीवर वाला ही है ना इसके अंदर थर्ड पॉइंट, इंटरिम रिसीवर, और वो अपॉइंट हुआ है लिक्विडेटर। इतना बुद्धि आपकी चलनी चाहिए, जैसे मेरे को ऊपर का ये याद आ रहा था नीचे का ये याद आ रहा था, तो बीच में, और मैं मानती हूँ इसमें 5 ही पॉइंट होंगे, 5 या 6 है, एक बार देख लेना, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो लिख दोगे क्या सेक्शन 9 वंस टाइम हैज बिगन टू रन, बताओ मैम। हम्म मैम सेक्शन 13 में एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही है रिजेक्ट हो रही है, उसका इफेक्ट तो एक है ना? देखो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही है तो सेक्शन 3 लग जाएगा, एप्लीकेशन यदि एक्सेप्ट होगी तो सेक्शन 3 लग जाएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कब से मान लेंगे, जिस दिन एप्लीकेशन लगाए। और दोनों ने रिजेक्ट हो एक ही रही, बात बोली ना। अब सुनो, हाँ दोनों में से रिजेक्ट होने के बाद में उसको टाइम पीरियड दे दिया गुड फेथ में कि भाई तू एक काम कर फीस जमा, यदि वो फीस डिपॉजिट करा देता है ना तो इसका वही इफेक्ट है, समझ में आया टीना, यदि फीस डिपॉजिट करा देता है जितना कोर्ट टाइम पीरियड दे तो उसका वही इफेक्ट है कि सूट इंस्टीट्यूट उस दिन मान लिया जाएगा जिस दिन एप्लीकेशन लगाई। डन। मैम टाइम पीरियड दे रहे हैं, क्या टाइम पीरियड जो दे रहे हैं इसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हाँ, कोर्ट अपनी इच्छा से देखो बोल देगा कि तू 15 दिन के अंदर फीस जमा करा दे या 10 दिन के अंदर फीस जमा करा दे, हम तुझे ये मान लेंगे कि तूने उसी दिन फीस जमा करा दी जिस दिन तूने एप्लीकेशन लगाई थी। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब कोर्ट फिक्स है, कोर्ट का वो है डिस्क्रिप्शन है कि कितना टाइम पीरियड दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं परसों तक जमा करा दे, कल तक जमा करा दे। मैम हाँ 14 एक बार और बोल देंगे? हाँ देखो सुनो, 14 अपन बेयर एक्ट से देख के आए, देखो एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ, इन दोनों को एक साथ पढ़ लेना, ठीक है, इन दोनों को एक साथ पढ़ लेना, यहाँ सूट के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ एप्लीकेशन के बारे में। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन। अश्मिता ये लाइन तो समझ में, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा यदि कोई व्यक्ति प्रोसीड कर रहा है बोनाफाइड ऐसे कोर्ट में जहां जुरिडिक्शन नहीं है। इन मैं एक ही पैराग्राफ पढ़ूंगी, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट the time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence another civil proceeding। ये समझ में आया अश्मिता, सबको ही समझ में आया कि एक व्यक्ति ड्यू डिलीजेंस से अनदर सिविल प्रोसीडिंग चला रहा है, किसी और कोर्ट में चला रहा है, वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और अपील और रिवीजन, मतलब किसी और कोर्ट में चला रहा है, चाहे वो अपील का कोर्ट हो चाहे रिवीजन का कोर्ट हो, उसको वहां नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है। अगेंस्ट द डिफेंडेंट इट शैल बी एक्सक्लूडेड where the proceeding relates to the same matter in issue and is prosecuted in good faith in court। ये मतलब ऐसे कोर्ट में उसने गुड फेथ में लगाई है, वह कोर्ट ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ जुडिक्शन और अदर कॉज ऑफ अलाइक नेचर, उस जो भी सूट है या जो भी रिवीजन वाली एप्लीकेशन है या कुछ भी है उसको एंटरटेन करने के लिए अनेबल नहीं, अनेबल है मतलब अनेबल नहीं है, अनेबल, समझ में आया। तो मैम इसमें अगेंस्ट द डिफेंडेंट क्या है? अरे अगेंस्ट द डिफेंडेंट, यहाँ पे प्लेंटिफ सूट किसके अगेंस्ट फाइल करता है, प्लेंटिफ सूट लगा रहा है या कुछ भी लगा रहा है किसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट लगता है। मैम ये प्लेंटिफ रह रहा ना डिफेंस। मुझे समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन, मेरी बात सुनो, ये लाइन मत पढ़ो, सीधी सी बात ध्यान रखो कि प्लेंटिफ ने यदि कोई भी सूट इंस्टीट्यूट करा है, ठीक है, जिसमें वो सिविल प्रोसीडिंग चला रहा था दूसरे कोर्ट में गुड फेथ में, जहां पे उस कोर्ट के पास में जुरिडिक्शन नहीं था,
भाई किसके अगेंस्ट चलाएगा, अकेला प्लेंटिफ थोड़ी सूट लगाएगा, प्लेंटिफ किसी ना किसी के अगेंस्ट तो चलाएगा, ये वो लाइन है, तो इसको तुम दिमाग मत लगाओ। ठीक है, कि प्लेंटिफ यदि किसी अदर सिविल प्रोसीडिंग को चला रहा है गुड फेथ में किसी अदर कोर्ट में, और वो कोर्ट वो प्रोसीडिंग को एंटरटेन नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास में डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन है या अदर लाइक नेचर है, कुछ ऐसा सिमिलर नेचर है, और वो एंटरटेन नहीं कर सकता किसी भी हाल में। ठीक है, तो आप आ जाओ ये नॉट विद स्टैंड, पहले एक बार हैंड रेस कर दो फर्स्ट पैराग्राफ के लिए जिससे मैं पूछूं, आकाश, गौरव, टीना, अश्मिता, समझ में आया क्या? वापस देखो, ये एक सिंपल सा, मैं अगेन ये आपको बोल रही हूँ कि बेरेक से मत, यहाँ पे देखो एक लाइन में लिख दो आप, इतना ज्यादा पूछेगा भी नहीं। देखो अब अपने नाम से देखो, wherever the plaintiff has been prosecuting in good faith with due diligence, ऐसे शब्द लिख दो और बड़े बड़े, उसको अच्छा लग जाए। in good faith with due diligence, any civil proceeding, diligence, any civil proceeding in a court, लिख लिया क्या आप लोग? कोई लिख रहा है तो लिख लो कि wherever the plaintiff has been prosecuting in good faith with due diligence any civil proceeding in any court, which the court is unable to entertain, was या is देख लेना, unable to entertain due to, ठीक है, विच द कोर्ट, द सिविल प्रोसीडिंग, जो भी प्रोसीडिंग है वो कोर्ट क्या है, अनेबल टू एंटरटेन है, अनेबल टू एंटरटेन बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, बिकॉज ऑफ डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन और अलाइक नेचर। Wherever the plaintiff has been prosecuting us any civil proceeding in any court with due diligence in good faith, and the court is unable to entertain such civil proceeding due to the defect of jurisdiction or any other alike nature, then notwithstanding का मतलब कि चाहे सीपीसी के ऑर्डर 23 के रूल 2 में कुछ भी लिखा हो, देखो आ जाओ बेयर एक्ट में, notwithstanding anything contained in order 23 rule 2 CPC, the provision of subsection shall apply in relation to fresh suit instituted, permission granted by the where such permission is the, इतना नहीं कि the time period in which the plaintiff has been prosecuting in good faith, then such time period shall be excluded while calculating the period of limitation। इतनी सेंटेंस तो आप बना ही लोगे। वापस बोल देती हूँ कि wherever the plaintiff has been prosecuting faith with due diligence another civil proceeding in any court, and such court is unable to entertain such civil proceeding due to the defect of jurisdiction or alike nature, then notwithstanding anything contained in order 23 CPC rule 2, the time period in which he had been prosecuting in good faith in another court has been excluded या shall be excluded from computing the period of limitation। ठीक है, आपका वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। देख लेना थोड़ा बहुत शब्द का, ग्रामर वैमर का। वापस बोल देती हूँ मैं कि अब धीरे धीरे सुनो कि wherever the plaintiff has been prosecuting in good faith with due diligence any civil proceeding in any court, and such court is unable to entertain such civil proceeding due to the defect of jurisdiction or any other alike nature, then notwithstanding anything contained in CPC Order 23 Rule 2 or Order 2, such time period which he had been prosecuting in good faith in another court shall be excluded in the computation या in computing the period of limitation। एक बार हैंड रेस कर दीजिए, सिंपल सा नोट्स बना के रखना है सेक्शन 14 का। अब देखो एक्सप्लेनेशन नंबर ए मैंने बता दिया, जब उसने एप्लीकेशन लगाई या जब उसने सिविल प्रोसीडिंग लगाई, जब उसने सिविल प्रोसीडिंग वापस ली उसको, और जितना टाइम पीरियड वो चली वो सब एक्सक्लूड हो जाएगा, सबको काउंट कर लीजिए।
और ये नहीं, और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी और मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन सेम नेचर की चीज। अब आ जाओ, देखो हमने कौन सा पढ़ लिया, हमारे सेक्शन 10 15 तक हम पढ़ चुके हैं, 10 और 11 बचा है। 10 और 11 एक अच्छे सेक्शन है, बेरेक से पढ़ने में थोड़े कम समझ में आते हैं क्योंकि कहीं लिखा यहाँ पे नो है और लास्ट में जाकर जुड़ता है, ये नो लास्ट में जाकर जुड़ता है। समझो, ये पारुल है, ये पारुल का स्कूल है, इसने पारुल स्कूल के लिए पैसे देती है ताकि स्कूल के लिए बस खरीदी जाए। ठीक है, स्कूल के बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिले, मतलब पारुल का स्कूल है, यहाँ पे पारुल का स्कूल है, मतलब मान लीजिए पारुल एंड स्कूल करके नाम है। इसके ट्रस्टी है, इसके जो भी ट्रस्टी है वो है प्रतीक सर, मान लीजिए स्क्रीन पे दिख रहा है प्रतीक सर। समझो पारुल इसकी ट्रस्टी है, ये सिर्फ ट्रस्टी है प्रतीक सर। पारुल इनको क्या करती है, इनको पारुल पैसे देती है कि मेरे स्कूल के लिए जो भी मैनेजमेंट तुम्हें करना है, मेरे स्कूल के लिए स्कूल बस खरीदनी है तुम्हें बच्चों के लिए, ठीक है, चीजें तुम्हें करनी है। अब क्या होता है, ये इसका इसका क्या करते हैं, ये लगाई तो स्कूल की फीस, स्कूल के बस के लिए ये खुद की खरीद लेते हैं कार मर्सिडीज, इतने पैसे, मतलब बहुत बड़ा स्कूल है, ऐसे छोटा मोटा स्कूल नहीं है, और पारुल बहुत पैसे देती है क्योंकि पारुल का स्कूल है और ये ट्रस्टी है। तो ये बोल रहा है कि कोई भी इस ये लिमिटेशन से बाहर नहीं होंगे। यदि मान लीजिए आज से 20 साल बाद भी पता चलता है कि प्रतीक जी ने इस स्कूल के, जो पारुल ने पैसे दिए थे, उस स्कूल की फीस से क्या खरीदी है, कार खरीदी है, तो वो पारुल 20 साल बाद भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकती है प्रतीक के खिलाफ। ठीक है, और इनके यदि प्रतीक, मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्रतीक के खिलाफ नहीं कर सकती तो एलआर के खिलाफ कर सकती। वापस सुनो, पारुल है, पारुल का स्कूल है, मान लीजिए, ठीक है, मतलब पारुल ने ट्रस्ट पे चीजें दे रखी है, ट्रस्ट पे चीजें दे रखी है, और पारुल अपने बहुत पैसे लगाती है कि भाई जो उस चीज है उसका मेंटेनेंस अच्छे से हो, उनकी इमेज बने, गुडविल अच्छी बने, और वो बिल्कुल ऐसे भरोसा करती है प्रतीक पे कि भाई बिल्कुल भरोसा है, कि मुझे पूरा 100% भरोसा है। क्या करते हैं प्रतीक जी, ये जो पैसे हैं इसका कर लेते हैं मिसयूज और पर्सनल चीजें खरीद लेते हैं। अब पारुल को चाहे 1 साल बाद पता चले, 50 साल बाद पता चले, पारुल या पारुल के एलआर को 3 साल, 50 साल, 10 साल, 20 साल, ये कभी भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं प्रतीक के खिलाफ। ये सेक्शन 10 एक अच्छा सेक्शन है, इसमें मतलब सेक्शन 10 ये बोलता है इस पे लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता। एक बार हैंड रेज करो, 10% भी समझ में आया, बेरेट से पढ़ लेंगे बाकी। ठीक है, क्योंकि समझो एक तो भरोसा किया ऊपर से, हाँ बताओ आकाश, एक The बार money पहले which is given to the एक Pratik, बार एक वो बार एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया होगा। हाँ हाँ स्पेसिफिक पर अभी हम जस्ट समझ रहे थे, मैं आपको जस्ट एक बेस क्रिएट कर रही हूँ कि बेस समझ में आ जाना चाहिए, फिर मैं अपन सेक्शन 10 पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे अच्छे से एक बार पूछूंगी। ठीक है, एक बार बेस तो क्लियर हो गया ना कि अपना सूट लिमिटेशन से बाहर नहीं है सेक्शन 10 में। आकाश डन, अभी जस्ट बेस, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं Yes, सेक्शन 10। yes, yes, सेक्शन 10 में yes. आप अपने बेरेक्ट में बस ये लिख लो कि सेक्शन 10 कभी भी लिमिटेशन से बाहर नहीं होता। सेक्शन 10 एक स्पेशल प्रोविजन देता है कि आप कभी भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो, इवन दो कितने ही साल निकल जाए, ना 3 साल, ना ही 5 साल, ना ही 6 साल, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके कितने ही साल निकल जाए, जिस टाइम आपको पता चले उस टाइम आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो। ये आपके सेक्शन 10 का बेस। पढ़ेंगे तो हम अब आ जाइए पढ़ते हैं। व्हाट इज द रूल ऑफ लिमिटेशन इन केस ऑफ ट्रस्ट? देखिए नो, देखो मैंने क्या कहा था, नो यहाँ से चालू हो रहा है, नो यहाँ पे चालू होता है, फिर यहाँ पे लिखा रहता है शेल बी बार्ड, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। देखिए पढ़े क्या लिखा है, नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन, नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन इन whom property has become vested in trust for any specific purpose। जैसे बोल रहे थे आकाश सर, और मैं बता भी देती, मैंने इसलिए बोला था कि मैं धीरे धीरे बता दूंगी कि आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाई है। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाई है, तो ये बोल रहा है कि कोई भी सूट अगेंस्ट अ पर्सन, उस व्यक्ति के खिलाफ जिसमें आपने ट्रस्ट को वेस्ट कर दिया है, दे दिया है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ना ही उसके एलआर के खिलाफ, ना ही उसके असाइनी के खिलाफ, ना ही उसके असाइनी के खिलाफ क्या नहीं होगा, फॉर द, देखो
shall be barred by any length of time, shall be barred by any length of time। एक बार समझ में आया कि आप वापस आ जाओ, बेयर एक्ट देखेंगे यदि आपको नोट से समझ में नहीं आ रहा, बस पढ़ना आना चाहिए अपन को कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ द एक्ट, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी देखो समझो, कब जब भी ऐसा लिखा है ना नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब आपको आपका ये सेक्शन ये प्रोविजन प्रिवेल कर रहा है, सेक्शन 10 प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, जब भी आपको दिखे, जैसे अपन ने क्या लिखा था सेक्शन 14 में लिखा था कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीपीसी ऑर्डर 23, मतलब सेक्शन 14 प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, और जब भी आपको दिखे ना नोट्स में, इसमें जब भी आपको इसमें दिखे नथिंग कंटेन्ड, तो मतलब सेक्शन की बात अप्लाई नहीं होगी। समझ में आया? एक बार हैंड रेज करो। जब भी नॉट विद स्टैंडिंग लिखा रहता है ना, तो मतलब वो प्रोविजन प्रिवेल कर रहा है, वो प्रोविजन प्रिवेल कर रहा है। और जहां भी लिखा है नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, तो मतलब ये प्रोविजन प्रिवेल नहीं कर रहा है, कोई और प्रोविजन प्रिवेल कर रहा है। आपको पढ़ना आना चाहिए। अब देखो, अब पढ़ो। नॉट क्या इस एक्ट, देखो ये अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने समझ लिया कि ये सेक्शन प्रिवेल करेगा। नो सूट, नो सूट शैल बी बार्ड, देखो यहाँ पे इस लाइन को इस लाइन से मैच करना है कि कोई भी सूट बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम नहीं होगा, कोई भी सूट बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम नहीं होगा उस व्यक्ति के खिलाफ जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दी गई है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और उसके एलआर के खिलाफ भी नहीं सूट, आप आराम से सूट लगा सकते हो। और उसके असाइनी के खिलाफ भी नॉट, ठीक है, असाइनी के खिलाफ भी ये देख लेना, नॉट बीइंग असाइंस फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मतलब जो उसका असाइन नहीं है वो वैल्यूएबल कंसिडर, मतलब उसको पैसे में असाइन नहीं किया हो प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो कोई भी सूट एनी लेंथ ऑफ टाइम से बार नहीं होगा। इसको यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक लाइन लिख दो कि कोई भी सूट बार नहीं होगा, ऐसे लिख दो यहाँ पे बेरक में कि नो सूट शैल बी बार्ड। तभी बोलते हैं लिमिटेशन की लैंग्वेज हार्ड है। नो सूट शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम, पहले ये लिखो एनी लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, अब अगेंस्ट, अगेंस्ट एनी पर्सन इन whom, in whom property, in whom property has vested, ठीक है, फॉर इंटरेस्ट, इन ट्रस्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, नॉर अगेंस्ट हिज एलआर, ना ही तो इस व्यक्ति के खिलाफ आप आपका सूट लिमिटेशन बार नहीं होगा। आप आराम से सूट, ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि आप सूट नहीं लगा सकते भाई, आप ये सेक्शन 10 बोल रहा है आप जिंदगी में कभी भी सूट लगा सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग की मैंने क्या लिखी, ये लिखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। नो सूट शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम, नो सूट शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम, किस व्यक्ति के खिलाफ बार नहीं होगा, अगेंस्ट एनी पर्सन to whom the property interest has vested for a specific purpose, ना ही उसके एलआर के खिलाफ। आप उसके एलआर के खिलाफ भी कभी भी सूट ला सकते हो, और आप उसके असाइनी के खिलाफ भी, लेकिन ऐसा असाइनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन वाला असाइनी नहीं होना चाहिए। भाई पैसे में, मान लीजिए उस ट्रस्टी ने किसी को पैसे में वो प्रॉपर्टी दे दी हो, ठीक है, तो उसके खिलाफ की बात नहीं कर रहा, उसने गुड फेथ में खरीद, अभी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस ये याद रख लो कि ये एक ऐसा असाइनी है जिसको वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए असाइन नहीं किया गया। ठीक है, इसको यदि आपको रटना है रट लो क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। ये एक ऐसा असाइनी है जिसको वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए असाइन नहीं किया गया। उस असाइनी के खिलाफ भी आप जिंदगी में कभी भी सूट लेकर आ सकते हो। देखो किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ फॉलोइंग इन हिज हैंड और देयर हैंड सच प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या देख, उस प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए कि स्कूल का कोई नुकसान कर रहा है ये, तो उस प्रॉपर्टी के संबंध में, या मान लीजिए कि जो मैंने स्कूल के लिए पैसे दिए थे उनका मिसयूज कर रहा है, तो प्रोसीड्स देयर ऑफ, या मान लीजिए स्कूल की कोई फीस आ रही है, ठीक है, और ऑन अकाउंट ऑफ सच प्रॉपर्टी और प्रोसीड, तीन चीजों के लिए बोला। या तो आप उस प्रॉपर्टी के खिलाफ, उस प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, उस प्रॉपर्टी से जो प्रोसीड आ रही है उसको कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, या उस प्रॉपर्टी के संबंध में, मैंने दिया था ना ऑन अकाउंट ऑफ सच प्रॉपर्टी, मैंने स्कूल के लिए पैसे क्यों दिए थे, मैंने स्कूल के लिए पैसे दिए थे कि तू स्कूल बस खरीद के ला, ऑन अकाउंट ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम। आराम से ये देखिए, मैं वापस लिख दूंगी और आपको 2 मिनट भी दूंगी। देखिए पहले तो क्या क्या चीज लिखी है यहाँ पे, 3 चीजें। नो सूट शैल बी बार्ड,
आपको यदि बेरेक्ट से नहीं पढ़ना है तो ऐसे पढ़ लो, नो सूट शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम, हमें कोई घंटा बड़ा नहीं पड़ता, कितने ही साल गुजर जाए, एनी लेंथ ऑफ टाइम, नो सूट शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम अगेंस्ट अ पर्सन whom property is vested in trust for a specific purpose against his LR or against assignee but not for valuable consideration. रट लो, ये मैं नहीं समझाऊंगी, not for valuable consideration, ठीक है, not for valuable consideration, किस चीज के लिए, तीन चीजों के लिए, प्रॉपर्टी के संबंध में आपको कुछ से कुछ अकाउंट लेना है उस संबंध में, प्रॉपर्टी से जो प्रोसीड आई है उसके संबंध में, और ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी आपने कुछ अमाउंट उसे पे किया है उसके संबंध में। इस तीनों के संबंध में आपका कोई भी सूट लिमिटेशन से पार नहीं। अब एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आया क्या? बेयर एक्ट में नो यहाँ लिखा है और बार्ड बाय एनी लेंथ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमको ऐसे लगता है शैल बी बार्ड। भाई बहुत सारे बच्चे, मैं सही बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है, ये नो को, कहाँ गया नो, ये नो को बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है सूट अगेंस्ट शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम। तो भाई आपको इसने लिखा है कि भाई नो सूट, इसका स्टार्टिंग इससे हुई है, किससे हुई है, नो से स्टार्टिंग, notwithstanding anything contained in our provisions, no suit shall be barred by any length of time against any person in whom property has been vested in trust for a specific purpose, nor his LR, nor his assignee, not for valuable consideration in regards of the property, in regards of the proceeds from property, in regards of the any amount paid on account of the property and proceeds, ठीक है, वो बार नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। For the purpose of this section, any property comprised in Hindu, Muslim, Buddhist religion or charitable endowment shall be deemed to be property vested in trust for a specific purpose and the manager of property shall be deemed to be the trustee thereof। इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी, जो हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट रिलीजियन इस संबंध में देते थे ना प्रॉपर्टी, या मतलब चैरिटेबल एंडोमेंट में दे दी जाती है प्रॉपर्टी, तो इससे माना गया इस सेक्शन के अंदर ट्रस्ट, और इनका यदि कोई भी मैनेजर है, तो इवन दो हमने उसको एज अ ट्रस्टी नहीं माना, लेकिन यदि मैनेजर है तो ये बोल रहा है कि मैनेजर को भी ट्रस्टी मान लिया जाए। एक बार हैंड रेज करो। सेक्शन 10 पढ़ने के लिए आपके पास में 5 मिनट, क्योंकि लाइन आप ध्यान ध्यान से पढ़ोगे, नो 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 यहाँ पे लिखा है, फिर लिखना इसके बाद, मतलब यदि आपके पास में एक पतली सी पेंसिल हो तो यहाँ पे नो के बाद में ऐसे लाइन खींच देना, ऐसे 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 करके, और यहाँ पे ले आना, और इसको 2-3 बार लाइन, ठीक है। मैं सही में 5 मिनट दे रही हूँ आपको, इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि समझ में कम आता है, ठीक है, पढ़ो और समझो। स्क्रीन खोल रही हूँ मैं यहाँ।
लिसन एक बार इसके नोट्स पढ़ लेते हैं। देखिए, Section 10 is one of those very rare statutory provision which grant a total exemption from limitation. Section 10 एक ऐसा provision है जो आपको total exemption देता है limitation से for particular suits. In brief, it provides that certain suits against a person in whom property has become vested in trust for any specific purpose are not barred by any length of time. एक ऐसा rare provision है जो आपको specifically बोलता है कि कोई limitation period apply नहीं होगा. For example, A gives a property to B as a school trust without any valuable consideration, but B buys a car for himself from the money earned through school fund, even though a limitation to bring suit is given under Section 3, but under Section 2 but here it can institute suit against B at any time. This suit shall not be barred by any length of time. इस illustration को जस्ट जैसे मैंने आपको समझाया वैसे इसको समझ लेना. अब देखो, हिमांशु समझ में आओगे, एक बार हैंड रेज करो. बहुत अच्छा सेक्शन है, लेकिन वो नो और बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. मैम इसका एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से रिपीट करना प्लीज. एक्सप्लेनेशन में दिमाग मत लगाओ. जैसे हिंदू मुस्लिम और बुद्धिस्ट प्रॉपर्टीज नहीं देते थे क्या, ट्रस्ट पे चलते ना मंदिर ट्रस्ट Yes, ma'am. क्या हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, तो इन्होंने बोला कि इस सेक्शन के तहत उन चीजों को ट्रस्ट माना गया है. और इवन तो जैसे मान लो मैंने ना मान लो ये हिंदू मुस्लिम को ट्रस्ट दे दिया और नाम दे दिया गरिमा. मैनेजर जिसको मैनेज कौन करेगी, गरिमा. ठीक है, तो मैंने क्या गरिमा को ट्रस्टी का नाम दिया क्या? मैंने जस्ट बोला कि गरिमा इनको मैनेज करेगी, नहीं बोला ना मैंने कि ट्रस्टी है गरिमा, नाम नहीं दिया. तो इन्होंने कहा Yes, ma'am. मैनेजर है गरिमा, मैनेजर है, तो इस मैनेजर को भी ट्रस्टी कंसीडर किया जाएगा. देखो क्या लिखा है, एंड द मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी ट्रस्टी देयर ऑफ. समझ में आया कि इवन तो तुमने नाम भी नहीं दिया, लेकिन यदि इनको मैनेज करने के लिए किसी मैनेजर को दे दिया है आपने, तो इसको क्या करना, इन मैनेजर को भी क्या कंसीडर किया जाएगा, ट्रस्टी कंसीडर किया जाएगा. डन. तो ये कुछ नॉर्मल एक्सप्लेनेशन. जी मैम. अब आओ सेक्शन, जल्दी से बता दो टीना मैम, लिमिटेशन एक्ट कौन सा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है? प्रोसीजर लो मैम. लेक्स फोरियर, लेक्स फोरी आई थिंक जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं मोस्टली लेक्स फोरियर. एक बार सब हैंड रेज कर दो, याद रखो. ठीक है, ये चीजें आपको याद रखो. अब You are not audible. फिर से बोलिए, क्या लिखा है? Pardon, what did you say? Am I on Voice cut. properly? Yes. Cool. The Limitation Act is procedural law, not a substantive law. यदि आपने क्लास 1 देखी होगी तो सबको पता है कि ये किस तरीके का लॉ है, प्रोसीजरल लॉ. प्रोसीजरल लॉ जो मोस्टली होते हैं लेक्स फोरी, किसके कानून चलते हैं, जहां सूट इंस्टीट्यूट किया गया है. फोरम मतलब जहां सूट इंस्टीट्यूट किया गया वहां के कानून चलते हैं. ठीक है, और जो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं मोस्टली होते हैं लेक्स लूसी, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां के कानून चलते हैं. इतना नॉलेज तो आपको, यदि आप लॉ पढ़ रहे हो तो आपको होनी चाहिए. सबको आता है क्या, मैंने सिखा दिया था क्लास के स्टार्टिंग में कि लिमिटेशन एक्ट एक लेक्स फोरी लॉ है. किसका, कौन सा लॉ है, लेक्स फोरी लॉ है, क्योंकि प्रोसीजरल लॉ है. तो जहां पे आप सूट इंस्टीट्यूट करोगे वहां के कानून चलेंगे. मैम 27 लिमिटेशन एक्ट आपका ये सब्सटेंटिव लॉ में आता है ना? दोनों में आता है, सब्सटेंटिव एज वेल एज एडजेक्टिव, ये सब सिखाया था. मैम तो मत दिमाग लगाओ. बोलो. कल एक ओटी आया था जिसमें प्रोसीजर लॉ, सब्सटेंटिव लॉ और दोनों ए और बी बोथ, अभी नन ऑफ दिस. तो मैम कौन सा टिक करना है? क्वेश्चन है क्या, मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन देगा. मैं आपको सेंड ग्रुप पे कर दूंगी. आई एम नॉट टेलिंग. प्रोसीजरल लेना है. हाँ, प्रोसीजरल बट मैम सब्सटेंटिव भी लिखा है ना मैम, और दोनों भी लिखा हुआ है. देखो मोस्टली प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन इसका सेक्शन जो 27 है वो दोनों आता है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपको प्रोसीजरल ही लिखना है. ठीक है, मैं तो ये मानूंगी कि प्रोसीजरल ही लिखना है. सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं. चाहे सेक्शन 27 सब्सटेंटिव है, लेकिन इंडियन लिमिटेशन एक्ट 99.99% प्रोसीजरल लॉ. ठीक है, आप इसका आंसर क्या था? देन मैंने देखा ही नहीं था, मतलब क्वेश्चन देख लिया था फिर मैंने स्किप कर दिया था उसको. मुझे एक समझ बार में नहीं आ रहा चेक कर लेना, इसका आंसर वैसे प्रोसीजरल है. जी, सेंड कर दूंगी. हाँ, एक बार चेक करें. अब सुनो, मैं हूं कहाँ पे,
मैं हूं लंदन में। मान लीजिए कि मैं और आकाश सर है लंदन में है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट करने का टाइम पीरियड कुछ डिफरेंट है भारत देश से, समझ लो। हम दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टाइम पीरियड था लंदन के अकॉर्डिंग लिख दिया। लेकिन हम दोनों में से हमने क्या करा, हम दोनों में से हम जय भारत आ गए। और आप लोगों को पता है कि जो ये जो लिमिटेशन है, ये कौन सा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। तो किसके कानून लागू होंगे, जल्दी से बताओ गरिमा, लंदन के लागू होंगे कि भारत के लागू होंगे? हम भारत वे सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए भारत में आ गए, मैम भारत के। क्योंकि प्रोसीजरल लॉ है, लेक्स फॉरी लॉ है, जहां सूट इंस्टीट्यूट होगा वहां के कानून लागू होंगे। एक बार हैंड रेस करो, दिमाग नहीं लगाना, पहले समझने से पहले बेस क्लियर होना चाहिए कि तुम लेक्स लॉसी नहीं है। कहाँ पे हुआ था सूट इंस्टीट्यूट? लंदन में हुआ था। कॉज ऑफ एक्शन चाहे लंदन में अराइज हुआ, लेकिन आप सूट इंस्टीट्यूट कहाँ कर रहे हो, मतलब सूट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बना था, लंदन में बना था। चाहे कॉन्ट्रैक्ट की कॉज ऑफ एक्शन लंदन में अराइज हुआ, लेकिन आपने सूट इंस्टीट्यूट भारत में किया। और अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, ये एक तरीके का प्रोसीजरल लॉ है, लेक्स फॉरी लॉ है। किसके कानून अप्लाई होंगे? भारत के कानून अप्लाई। सेक्शन 11 का बेस यही कहता है कि चाहे लंदन के कानून में कुछ भी लिखा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। आपने सूट भारत में इंस्टीट्यूट किया है, यू विल बी बार्ड बाय, या यू विल बी लाइक, आप लाइबल होंगे भारत के कानून के तहत। अब सुनो, या मजे चल रहे हैं हम लोग, बहुत मजे हमारे। मान लीजिए कि हमने सूट कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, लंदन में टाइम पीरियड था कितना, 2 साल। तो हम लोगों ने बुद्धि चलाई, क्या चलाई, हम दोनों ने बुद्धि चलाई कि या पारुल या किसी ने भी बुद्धि चलाई कि यार लंदन में तो 2 साल है, 2 साल निकल चुके हैं, ठीक है। और पारुल इंटेलिजेंट है, पारुल को पता है कि भारत में इंस्टीट्यूट करूंगी, भारत के लिमिटेशन से क्या होंगी, मैं भारत के लिमिटेशन से लाइबल हूँ, भारत के लिमिटेशन के अधिकार मिलेंगे। और भारत में उसी 2 साल टाइम पीरियड कितना है, 3 साल। एक बार समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने लंदन में हमने एंटर में आए, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो भी नेचर है, उसका लिमिटेशन पीरियड है 2 साल। समझना, 2 साल, ठीक है। और मान लीजिए कि 2 साल खत्म हो गए, पारुल जैन ने दिमाग लगाया कि लॉ ऑफ लिमिटेशन मैं पढ़ के आई हूँ 1963, इट इज अ प्रोसीजरल लॉ, लेक्स फॉरी लॉ। तो भारत के लिमिटेशन के रूल्स अप्लाई होंगे, तो भारत के लिमिटेशन में तो 3 साल लिखा है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। एक बार सब हैंड रेस करो, जो मैं समझाना चाह रही हूँ समझ गए क्या, कि मैं उधर नहीं, उधर तो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, मैं भारत में आके सूट इंस्टीट्यूट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? मैं जिससे पूछू, आकाश, अश्मिता, Not able to follow. डिडंट गेट माई पॉइंट? No. बोल, बाकी और बताओ, ठीक है। गरिमा समझ गई क्या? गौरव, प्रतीक, सानिया मैम, शिक्षा मैम, सौम्या मैम, टीना मैम। अब सुनो, मैं वापस बोल दूं, नहीं समझ में आया, देखिए सुनो, कि यहाँ पे पारुल है और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आकाश। हम दोनों आउट ऑफ इंडिया कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। डन आकाश, हैंड रेस करते जाइएगा। ये तो समझ में आया ना, ठीक है, ये तो समझ में आया कि हम आउट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत में आकर सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, भारत में आकर हम सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट इज अ प्रोसीजरल लॉ, इज अ लेक्स फॉरी लॉ। तो पारुल और आकाश किस लॉ से बाउंड होंगे, लिमिटेशन एक्ट से। लिमिटेशन एक्ट 1963 से बाउंड होंगे। आकाश पहले तो ये बताओ मुझे, लेक्स फॉरी और प्रोसीजरल लॉ का समझ में आता है कि क्या होते हैं? हाँ, 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 आते हैं ना, कि जहां पे सूट हाँ, इंस्टीट्यूट होगा वहां के रूल अप्लाई होंगे। इवन दो हमने कॉन्ट्रैक्ट कहाँ एंटर किया है, लंदन में एंटर किया है, ठीक है। लेकिन हम सूट कहाँ लगा रहे हैं, हम सूट लगा रहे हैं भारत में। तो हम किस किस लॉ से बाउंड होंगे, हम दोनों बताओ जल्दी, किस लॉ से बाउंड होंगे? Indian laws. बिकॉज ऑफ लिमिटेशन एक्ट है, प्रोसीजरल लॉ है। कौन सा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, लेक्स फॉरी लॉ है, मतलब फोरम के नियम अप्लाई है। एक बार सब हैंड रेस करो, यहाँ तक ये जनरल रूल है, ये जनरल रूल है, सबको समझ में आ जाना चाहिए जनरल। अब लेकिन मजे चल रहे हैं, हम लोग हम दिमाग बहुत लगा रहे हैं। तो समझना कि पारुल और आकाश ने जो सूट इंस्टीट्यूट किया था,
जो सूट इंस्टीट्यूट किया था उसका लंदन में जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुए थे उसका लंदन में टाइम पीरियड है 2 साल। कितना टाइम पीरियड है? 2 साल, 2 साल लिमिटेशन टाइम पीरियड है। सबको समझ में आया? और भारत में है 3 साल, या मान लो 10 साल, 5 साल, कुछ भी। ठीक है, ये टाइम पीरियड, लंदन वाला टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। पारुल अपना माइंड लगाती है और पारुल सोचती है कि यार भारत में, इसमें लंदन में खत्म हो चुका है, लेकिन भारत में क्योंकि मैं भारत के लिमिटेशन से अप्लाई, जब मैं सूट इंस्टीट्यूट भारत में करूंगी तो मैं भारत के लिमिटेशन एक्ट से बाउंड होंगी। तो यहाँ भारत में तो 10 साल है, तो मैं भारत में जाकर तो सूट इंस्टीट्यूट कर सकती हूँ ना। आकाश, समझ में आया? मैं तो यही माइंड लगाऊंगी कि इट इज एल एक्स फॉर लॉ, और मैंने उधर टाइम पीरियड खत्म हो चुका है तो मैं भारत में आके सूट इंस्टीट्यूट कर सकती हूँ ना, क्योंकि मैं तो बाउंड हो जाऊं, मैं तो बाउंड हूँ, तो बाउंड हूँ तो अधिकार भी तो मिलेगा कि तुमने यहाँ 2 साल लिखा है, यहाँ 10 साल लिखा है। समझ में आया? एक बार सब, जिसको मैं बोलूँ, टीना मैम, समझ में? आकाश सर कोई बात नहीं, माइक ऑन करके बोलो। So आप बोलना चाहते हैं कि the limitation period in London is 2 years and limitation period in India is 3 years. 3 तो years हमने 2 साल वहां निकाल लिए, लंदन में वहां पे निकाल लिए। सो जस्ट टू अवेल द मतलब लिमिटेशन जस्ट टू मिस अवेल द, यूजिंग फॉर, हाँ हाँ हम इस सेक्शन के मिसयूज करने के लिए भारत में सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। अब समझ में आया? समझ में आया मेरा अंडरस्टूड पॉइंट? अंडरस्टूड। अब सुनो, आप देखो ये चीज गलत है ना, तो ये इसका एक्सेप्शन है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते। जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और आप लंदन में सूट इंस्टीट्यूट कर सकते थे, तब तो आपने किया नहीं, और आप भारत में इस सेक्शन का मिसयूज लेने के लिए आए हो, तो तब आप, ये जो लेक्स पूरी है, ये प्रोसीजरल है, ये तब काम नहीं करेगा। एक बार सब हैंड रेस कर दो, मैंने जैसे समझाया, समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं, पहले एक्सेप्शन तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत अजीब अजीब से, लेकिन आपको समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग से। देख, ये जम्मू कश्मीर अब हट चुका है, ठीक है। सूट इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स। समझ लो, सूट कहाँ इंस्टीट्यूट हुआ है? जल्दी से बताओ टीना, सूट कहाँ इंस्टीट्यूट हुआ है? सूट इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, कहाँ लिखा है? जल्दी बताओ। सूट ऑल ऑफ इंडिया। इंडिया, देखो, सूट इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया, लाइन पढ़ना समझना। ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंटर्स इनटू, क्योंकि स्टेट ये तो हट चुका है। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्स इन फॉरेन कंट्री, सूट इंस्टीट्यूट इंडिया में हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कहाँ हुआ है? जल्दी से बताओ, कोई भी बताओ, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कहाँ हुआ है? लंदन में फॉरेन कंट्री, ठीक है। शैल बी सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ लिमिटेशन कंटेन्ड इन दिस एक्ट। एक बार सब हैंड रेज कर दो कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ है इंडिया, सूट इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंटर्स इन द फॉरेन कंट्री शैल बी सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ लिमिटेशन कंटेन्ड इन दिस एक्ट। मैं मानती हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो माइक ऑन कर लो अभी के भी। मैं 3 बार वापस सेम चीज बोलूंगी, वापस सुनो। इंडिया में सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, लेकिन लंदन में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है। इंडिया में सूट इंस्टीट्यूट हुआ है लंदन में, लंदन मतलब फॉरेन कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है। इंडिया में सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, फॉरेन कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है। तो parties are bound, the parties are subject to the law of limitation like 1963, because law of limitation, जो limitation है, it is a procedural law, lex for law, जहां सूट इंस्टीट्यूट होगा वहां के रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, अब समझो। अब लेकिन इन्होंने बोला, फिर नीचे बोल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल इसने इज्जत से बोला कि आप उधर के प्रोविजन का कोई डिफेंस विफेंस नहीं लोगे, बिकॉज आप तो इंडियन लिमिटेशन से बाहर हो, आप इंडियन लिमिटेशन एक्ट से बाउंड हो, तो आप वहां का डिफेंस क्यों लोगे? यही बोलेगा। तो यही लिखा है कि नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन द फोर्स ऑफ, जम्मू कश्मीर हटा देना, नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन अ फॉरेन कंट्री शैल बी डिफेंस टू अ सूट इंस्टीट्यूट इन द सेड टेरिटरीज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इन टू द स्टेट और इन द कंट्री। देखो, इसने सिंपल लाइन बोली कि आप फॉरेन के किसी भी लॉ का ये जो लिमिटेशन है, इसको आप एज अ डिफेंस क्लेम नहीं कर पाओगे। सेकंड लाइन के लिए हैंड रेज कर दो, सिंपल लाइन कि आप भारत के इंडियन लिमिटेशन एक्ट से बाउंड हो, तो आप फॉरेन के लिमिटेशन एक्ट को कभी भी डिफेंस के तौर पे नहीं ले पाओगे। इन्होंने बोला सेक्शन, ये सब सेक्शन 2 में। अब देखो
समझना। एक्सेप्शन नंबर, चलो पहले एक्सेप्शन नंबर 2 ही समझ लेते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। एक्सेप्शन नंबर 2 बोल, अनलेस कि आप वहां का डिफेंस नहीं ले पाओगे, अनलेस वहां पे जो भी मान लीजिए पारुल वर्सेस आकाश चल रहा है, आकाश बोल रहा है कि सर ये सूट, जब ये सूट लगा सकते थे हम वहां पे, तब तो हम वहां के डोमिसाइल थे, इसने वहां तो सूट लगाया नहीं, ऐसे बोलेगा ना आकाश। तो कि the parties were domiciled in that state or in foreign country during the period prescribed by such rule। ये बोल रहे हैं आकाश कि भाई 2 साल तो हम वहां के डोमिसाइल थे। तो पारुल तो मिसयूज लेने के लिए लगा रही है। एक बार सब हैंड रेज कर दो। द पार्टी वर डोमिसाइल्ड इन द फॉरेन कंट्री। जब ये सूट इंस्टीट्यूट हो सकता था उस रूल के तहत, पार्टी वर डोमिसाइल्ड इन दैट कंट्री, तो वो बोलेगा कि भाई आप तो मिसयूज ले रहे। सबको समझ में आ रहा है कि मिसयूज, कि 2 साल तक तो आराम से उधर रह रही थी लंदन में। अब पारुल को समझ में आ गया, इंटेलिजेंट है पारुल भाई, लॉ पढ़ा है उसने, तो पारुल को लगता है भाई प्रोसीजरल है, लैक्स हो रही है, भारत का नियम ले लूंगी मैं, यहाँ पे 3 साल है मैं यहाँ। तो ये एक्सेप्शन है कि अब क्या आकाश डिफेंस लेगा, आकाश क्या लेगा, डिफेंस लेगा। क्या डिफेंस लेगा कि वी आर या पार्टीज वर डोमिसाइल्ड इन दैट कंट्री। जब हम वहां पे सूट इंस्टीट्यूट कर सकते थे, वो रूल अप्लाई हो सकता था, तो हम वहां पे सूट इंस्टीट्यूट कर सकते। ये तो सिर्फ मिसयूज लेने के लिए आ रही है यहाँ पे। अब एक और सुनो, मान लीजिए कि, अब सुनो, कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर हुआ है ना लंदन में, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर हुआ है लंदन में, वो वहां के किसी रूल के द्वारा खत्म कर दिया गया, एक्सटिंग्विश कर दिया गया। समझ लो कि मान लीजिए पारुल और आकाश के बीच में ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लंदन में, वो लंदन के किसी रूल ने बोला है कि वॉइड है, लंदन के किसी रूल ने बोला है कि ये वॉइड है। ठीक है, मान लीजिए लंदन में पॉलिथीन का बिजनेस करना वॉइड है और हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया, फिर हम भारत देश में आ गए। तो आप मुझे बताओ कि लंदन में वॉइड है तो भारत देश में सूट कैसे इंस्टीट्यूट कर सकते हो? सबको समझ में आया क्या? ये वहां के किसी रूल ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ही एक्सटिंग्विश कर दिया है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटिंग्विश हो चुका है, क्या सूट, क्या कॉज ऑफ एक्शन? वापिस सुनिए, अब मैं धीरे धीरे बोलूंगी, समझ लो, 4 बार बोलूंगी, चारों बार ध्यान से सुनिए। कि कोई भी ऐसा सूट जो उस जगह पे इंस्टीट्यूट हुआ है जहां पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है, मतलब भारत देश की बात हो रही है। एनी सूट विच इज इंस्टीट्यूटेड इन द कंट्री या इन द टेरिटरीज वेयर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज। किस कॉन्ट्रैक्ट लिए? फॉर या ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इन द फॉरेन कंट्री, इन द फॉरेन कंट्री इट शैल बी सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। पहले पैराग्राफ के लिए सब हैंड रेज कर दो। इस पैराग्राफ को मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है आउटसाइड इंडिया, सूट इंस्टीट्यूट हुआ है इन इंडिया, यू विल बी सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन 1963। कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है आउटसाइड इंडिया लेकिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ है इंडिया में, यू विल बी सब्जेक्ट टू द रूल्स मेंशन इन इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। डन। बट सेकंड पैराग्राफ कि the party cannot take defense, the party cannot take defense the law of limitation of foreign country, the party cannot take defense की पार्टी वहां के लॉ ऑफ लिमिटेशन का डिफेंस नहीं ले सकती है। एक बार सब एड्रेस कर दो, आगे वापस बोलूंगी। द पार्टी कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ द फॉरेन कंट्री, लॉ मेंशन इन फॉरेन कंट्री, द पार्टी कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ लॉ मेंशन इन फॉरेन कंट्री, द पार्टी कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ लॉ मेंशन इन फॉरेन कंट्री। बिकॉज आप समझ गए, क्योंकि इंडिया की लिमिटेशन से, आप इंडिया की लिमिटेशन से बाउंड हो, तो बाहर के डिफेंस का क्यों? अनलेस पहला एक्सेप्शन, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहां के रूल ने ही एक्सटिंग्विश कर दिया है, वहां उस कॉन्ट्रैक्ट की वहां पे कोई वैल्यू ही नहीं है। द अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटिंग्विश या हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड बाय द रूल ऑफ फॉरेन कंट्री, खत्म ही है वो रूल ऑफ फॉरेन कंट्री से, रूल ऑफ फॉरेन कंट्री। तो क्यों लगाओगे भारत में आके सूट? और द पार्टीज वर द डोमिसाइल्ड, द पार्टीज वर द डोमिसाइल्ड ऑफ दैट कंट्री, जब वो सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता था। एक बार सब हैंड रेज कर दो। मैं एक और बार बोलूं लास्ट, कि सूट इंस्टीट्यूटेड इन फॉरेन कंट्री, सूट इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इन फॉरेन कंट्री, the party will be subject to the law of limitation 1963. No party can take the defense of foreign law, कोई भी पार्टी फॉरेन लॉ में जो लिमिटेशन है उसका डिफेंस नहीं लेगी, unless the contract has been extinguished by a rule of foreign law or unless parties were domiciled
डोमिसाइल्ड इन दैट फॉरेन कंट्री, कि भाई वहां तो रह रहे थे जब भी तुम सूट इंस्टीट्यूट कर सकते थे वहां के रूल के अकॉर्डिंग, वहां तुम रह रहे थे और तुमने सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया। सेक्शन 11 एक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा सेक्शन है। वैसे लिमिटेशन एक्ट के सारे ही सेक्शन इंटरेस्टिंग और अच्छे सेक्शन है, लेकिन समझ में आना चाहिए कंसेप्ट। यदि आप एकदम से वेयर एक्ट पढ़ते माथा फूट, मतलब ऐसा हो जाता है कि क्या है यार, क्या लिख दिया है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो एक बार पढ़ो। 8:02 हो रहे हैं, मैं आपको 8:07 तक का टाइम दे रही हूँ। 3-4 बार पेंसिल को ऐसे हल्की हल्की पेंसिल लगाना और उसको पढ़ो तो धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। ठीक है, ये टाइम देने का मेरा कोई मकसद नहीं है। देखो मैं आराम से बहुत, मैं पूरा लिमिटेशन लिटरली मैंने 1 घंटे में पढ़ा है। आप यूट्यूब पे देखोगे 1 घंटे, लेकिन यूट्यूब पे ऐसे लाखों वीडियो पड़े, आप उससे भी समझ सकते हो। लाइव क्लास लेने की मजा कुछ होता है, इंटरेस्ट ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, 8:07 तक का टाइम दे रही हूँ। उस नोट्स को, जो आपके नोट्स हैं या बेयर एक्ट है, उसको 3-3, 4-4 बार लाइन लिखे। जब आप एक बार ये पढ़ लो ना बेयर एक्ट से, तो ये सामने नोट्स खोल रही हूँ मैं, ये एडिशनल नोट्स, इनको पढ़ लेना। जो जो चीजें मैंने पढ़ाई वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ये
बार सब हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया क्या? और ये सामने स्क्रीन वाला पढ़ लिया क्या? आस्था मैम, गरिमा मैम, सामने जो स्क्रीन पे लिखा था डिट्टो, जो शब्द मैंने दोहराए थे ना, वही के वही शब्द यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, मैम हम जब पार्टीज की बात करते हैं तो बोथ पार्टीज को इंक्लूड करते हैं कि कोई भी एक पार्टी की बात चल रही है? पार्टीज मतलब दोनों में से कोई भी एक पार्टी, दोनों पार्टीज के लिए पार्टीज वर्ड डोमिसाइड, दोनों में से कोई भी पार्टी। ठीक है, कोई भी एक पार्टी, Okay, दोनों पार्टी, ईदर पार्टी या बोथ पार्टी। अब देखो और पढ़ा दूं, देखो बहुत कठिन कठिन सेक्शन थे, दिखने में लगते हैं सिंपल, 14, 10, 11 पढ़ा दूं और एक बार हैंड रेज कर दो। अच्छा से सेक्शन देखते हैं कोई इंटरेस्टेड से, जो छोटे छोटे चलो वो पढ़ लेते हैं, इनको बंद कर देते हैं, क्योंकि यार ना दिमाग थोड़ा ज्यादा लग जाता है इन सेक्शन में, 16, 17, 18 में टाइम ज्यादा लगेगा। 20, देखो अपन पढ़ते हैं 21 से लेकर 24। ठीक है, समझो, देखना मैं जो बोल रही हूँ। मान लो आप सभी को पता है कि जैसे यहाँ पे पारुल है, यहाँ पे आस्था है। सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। सेक्शन 21 एक इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सेक्शन है, और आपको इसके न्यूमेरिकल भी याद करना है, मतलब आपको न्यूमेरिकल वाइज भी याद रखना है। सेक्शन 21, सेक्शन 21, सेक्शन 21 रट लो इसको। सेक्शन 21 पारुल और आस्था है, ये प्लेंटिफ है। हमने लोगों ने सूट इंस्टीट्यूट किया है 1 जनवरी 2025 को। कब सूट इंस्टीट्यूट करा है हमने? 1 जनवरी 2025 को हमने सूट इंस्टीट्यूट किया है। ठीक है, अब बीच में आती है मान लो सानिया, सानिया बीच में आ रही है, और ये आ रही है कब? ये आ रही है 1 जनवरी 2026 को। तो अपन इसके संबंध में सूट इंस्टीट्यूट कब मानेंगे? इसके संबंध में सूट इंस्टीट्यूट मानेंगे 1 जनवरी 2026 को। चाहे ये पारुल और आस्था ने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया हो 1 जनवरी 2025 को एज अ प्लेंटिफ, लेकिन और ईसानिया बीच में आई है 1 जनवरी 2026 को, तो ये माना जाएगा, ये लिमिटेशन से बाहर हो जाए, मतलब लिमिटेशन का रूल ध्यान में रखा जाएगा इसके संबंध में कि भाई यदि मान लीजिए कि 3 साल का टाइम पीरियड 1 जनवरी 2026 को खत्म हो जाएगा, तो कोर्ट इसको एंटर नहीं करेगा। समझ रहे हो क्या मैंने क्या बोला? वापिस बोल रही हूँ। पारुल और आस्था ने सूट इंस्टीट्यूट किया 1 जनवरी 2025 को विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब सानिया आ रही है, मान लो सानिया आई 3 साल बाद, तो कोर्ट ये नहीं बोलेगा क्या तेरे संबंध में केवल और केवल सानिया के संबंध में सूट इंस्टीट्यूट माना जाएगा 1 जनवरी 2026 को, 27 को, 28 को? तो कोर्ट बोलेगा कि भाई तेरा ये सूट तो 1 जनवरी 2025 तक या 26 तक इंस्टीट्यूट होना चाहिए था, तुम तो लेट आई हो, तुम लेट आई हो। तो इसे समझो कि सानिया के संबंध में सूट इंस्टीट्यूट माना जाएगा 1 जनवरी 2026 को। यदि इस दिन लिमिटेशन खत्म हो गया तो सानिया को एंटर नहीं होने दिया जाएगा। सबको सब हैंड रेज कर दो कि जो व्यक्ति नए, चाहे नया डिफेंडेंट ऐड हुआ हो, चाहे नया प्लेंटिफ ऐड हुआ, तो जो नया डिफेंडेंट थी विद रिगार्ड्स टू न्यू प्लेंटिफ और न्यू डिफेंडेंट, द द जो जो लिमिटेशन का टाइम पीरियड है ना, जो सूट इंस्टीट्यूशन का टाइम पीरियड है, वो उनके संबंध में तभी माना जाएगा जिस दिन उन्होंने एंट्री ली है, चाहे सूट पहले इंस्टीट्यूट हो चुका हो। मैं वापस बोल रही हूँ, आस्था, सानिया, प्रतीक सर, अश्मिता, ठीक है, शिक्षा, सौम्या, टीना, एक डाउट। वापस बोलती हूँ, रुको सुनना, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, सुनिए। The date of institution of suit is 1st of January 2025. ठीक है, plaintiff's name were पारुल, आस्था। ठीक है, प्लेंटिफ के जो नाम थे वो थे पारुल और आस्था। 1st जनवरी 2025 सूट इंस्टीट्यूशन की डेट क्या है? 1st जनवरी 2025। डन। अब ये दो प्लेंटिफ है, अभी इसमें मान लीजिए प्लेंटिफ का जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ होता है, जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ नेम्ड सानिया, एंटर 1st जनवरी 2026। With regards to Sania, मतलब even though the date of institution of suit is 1st January 2025, but with regards to Sania, सानिया के रिगार्ड्स में, विद रिगार्ड्स टू सानिया, इट विल बी कंसीडर्ड। सूट इंस्टीट्यूशन की डेट विद रिगार्ड्स टू सानिया क्या कंसीडर की जाएगी? 1st जनवरी 2026।
The date in with regards to Sania will be considered only or only 1st January 2026. चाहे मेन सूट इंस्टीट्यूशन की डेट क्या हो, 1st January 2021. एक बार हैंड रेज करो, समझो. हैंड आकाश समझ में आया? डन. सुनना. नहीं, दूसरा डाउट है. हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, मतलब कंफ्यूजिंग है टू दैट ऑफ सेक्शन 14 अदर कॉज के साथ. सेक्शन 14 तो मिस जॉइंडर की बात करता है. वो हाँ आपके हाँ वही, न्यू यहाँ पे भी ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहा वो. यहाँ पे सेक्शन 21 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट यदि कोई नए प्लेंटिफ और नए डिफेंडेंट ज्वाइन होते हैं, और सेक्शन 14 बात करता है कि कोई गलत प्लेंटिफ आपने ज्वाइन कर लिया. ओके. ये वो मतलब यदि सेक्शन 14 की भी बात करोगे तो यदि गुड फेथ में है तो वो सब चीजें, वो जो सेक्शन 14 है उसके अकॉर्डिंग चलेगी मिस जॉइंडर कर. यहाँ पे सेक्शन 21 में कोई नया प्लेंटिफ, कोई मिस जॉइंडर नहीं था, कोई नॉन जॉइंडर नहीं था, कोई न्यू प्लेंटिफ ऐड हुआ है. एक बार सब ध्यान से सुनो, अब सुनो. अब जैसे ही मैंने बोला कि सूट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ डेट विद रिगार्ड्स टू सानिया 1st January 2026 मानी जाएगी, तो भाई इसको भी तो लिमिटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा ना. एक बार सब हैंड रेज कर दो कि इसके संबंध में 1 जनवरी 2026 है, तो इसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना. शी नीड्स टू कंसीडर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. कि ऐसे तो कोई भी प्लेंटिफ 10, मान लीजिए सूट चल रहा है, सूट कंटिन्यू हुआ 10 साल, और सूट में 10 साल बाद कोई नया प्लेंटिफ ऐड हो रहा है, तो ये तो लिमिटेशन की अवहेलना है. गलत नहीं है क्या? 10 साल बाद कोई भी प्लेंटिफ आके ऐड हो रहा है तो गलत है. तो ये जो पार्टी है, चाहे वो डिफेंडेंट हो, चाहे वो प्लेंटिफ हो, न्यू प्लेंटिफ हो या न्यू डिफेंडेंट हो, इसके संबंध में सूट इंस्टीट्यूशन की डेट क्या मानी जाएगी? जिस दिन ये लोग एंटर हुए. मैं मानती हूँ समझ में आया. मैं बोल लूंगी, चिल्ला चिल्ला के पूछ लूंगी. आकाश, सानिया, अश्मिता, प्रतीक सर, टीना मैम, ठीक है, बाकी अर्चित मैं मानती हूँ समझ में आ गया, रुचि मैम, ठीक है, डन. आप वापस बोल देती हूँ, आप समझना, सेंटेंस बनाते आ जाइए. देखो सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, आपको समझ में आएगा. देखिए, वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट. लाइन बनाना इज इंपॉर्टेंट कि 1 जनवरी 2025 था ना सूट इंस्टीट्यूशन की डेट. वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट a new plaintiff or defendant is substituted or added. A new plaintiff, कोई भी new plaintiff substitute हुआ है या new plaintiff add हुआ है, the suit as regards him be deemed to have been instituted. देखो वापस सुनो कि सानिया के संबंध में वो सूट इंस्टीट्यूट कब माना गया था? When he was so made a party. पहला पैराग्राफ समझ में आ गया क्या? Where after the institution of the suit a new plaintiff or new defendant is added. केवल और देखो सूट इंस्टीट्यूशन की डेट 1 जनवरी 2025 ही है, इसमें कोई दो रहा नहीं है. जब पहली बार सूट इंस्टीट्यूट था वही था, लेकिन इन रिगार्ड्स टू दैट डिफेंडेंट, इन रिगार्ड्स टू दैट प्लेंटिफ, जो नए आए हैं उनके संबंध में सूट इंस्टीट्यूशन की डेट वही मानी जाएगी जिस दिन वो एंटर हुए हैं. तो मतलब आपको समझ में आया, लिखा नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपको समझ में आया कि ये लोग लिमिटेशन से बाहर होंगे. ऐसे तो कोई भी आदमी 5 साल में ऐड हो जाए, 6 साल में ऐड हो जाए, तो भाई तुम्हारे लिमिटेशन की सेक्शंस की प्रोविजंस की क्या वैल्यू है? ऐसे तो कोई भी, ये लोगों को भी तो बाहर होना चाहिए ना. तो अब लेकिन समझो, जैसे सर पूछ रहे, आकाश सर पूछ रहे थे कि ड्यू डिलीजेंस कहाँ गया, सेक्शन 14 कहाँ गया, गुड फेथ कहाँ गया. तो समझिए कि जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि गुड फेथ में, ड्यू डिलीजेंस में ये व्यक्ति लेट ऐड हुए हैं, तो कोर्ट ऐसा मान लेता है कि ये पुरानी डेट को ऐड हो गए थे. एक बार हैंड रेज करो भाई. ड्यू डिलीजेंस, नेचुरल जस्टिस भी तो काम में आएगा. वेयर इज नेचुरल जस्टिस? यदि अब मान लीजिए 5 साल बाद एक प्लेंटिफ ऐड हो रहा है और आप बोल रहे हो कि नहीं आप तो सेक्शन 21 के सब सेक्शन से बाहर हो, तो वो बोलेगा कि सर हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं था कि मैं प्लेंटिफ हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे इसमें ऐड होना चाहिए. आइए देखते हैं सब सेक्शन 2. प्रोवाइडेड दैट, आप कोर्ट को सेटिस्फाई करो, समझ रहे हो, कोर्ट को सेटिस्फाई करो. ये प्रोवाइडेड दैट where the court is satisfied that omission to include a new plaintiff or defendant was due to a mistake made in good faith, it may direct that the suit as regards to such, like Sania, such plaintiff or defendant shall be deemed to have been instituted on earlier date. समझ लो,
ये मान लिया जाएगा कि अर्लियर, एसएस ने नहीं बोला कि भाई 1 जनवरी 2025 को, वो मान लेगा कि पर्टिकुलर मतलब कोई पुरानी डेट को मान लेगा कि हम मान लेते हैं कि तुम इस दिन से ऐड हुए। या ये कोर्ट ऐसा भी मान सकता है कि हम मान लेते हैं कि तुम जिस दिन ओरिजिनल सूट इंस्टीट्यूट हुआ था उस दिन ऐड हो गए। एक बार सब हैंड रेज कर दो। सिंपल सा सेक्शन है, क्योंकि सीपीसी में कई बार लोग नए ऐड होते हैं, हमने बोला वापस सुनो। इसका एक्सप्लेनेशन तो बाद में देखेंगे कि वेन वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, मान लो क्योंकि मैंने आपको इलस्ट्रेशन से ये समझाया कि सूट ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हो चुका है। वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट अ न्यू प्लेंटिफ इज एडेड और सब्स्टिट्यूटेड और न्यू डिफेंडेंट इज एडेड और सब्स्टिट्यूटेड विद रिगार्ड्स टू सच, जो न्यू एडेड प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है उनके संबंध में सूट इंस्टीट्यूशन की डेट व्हेन दे वर सो मेड द पार्टी, व्हेन ही वाज सो मेड द पार्टी। But if the court is satisfied कि mistake of fact थी, good faith था, तो कोर्ट कंसीडर कर लेगा कि पुरानी डेट पहुंच चुकी है। मान तो समझ में आया होगा सेक्शन 21। अब देखो इस सेक्शन नथिंग कंटेन्ड इन दिस, अभी सिखाया मैंने, अभी सिखाया जहां पे नथिंग लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है कि ऊपर वाली बात लागू नहीं होगी। समझ में आया? अभी सिखा के आई ना मैं, नथिंग लिखा है इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर लिखा है उसको उन्होंने, इसने बोला कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन। देखो सुनो, मान लीजिए ये मोहन है, ये मोहन है पार्टी है, मोहन है पार्टी है, ठीक है। ये मर गया, ये मर गया, इसका इसका बेटा है राम। तो आप इसको न्यू प्लेंटिफ मानोगे क्या? कोई भी समझो, कोई भी मानो इसको न्यू प्लेंटिफ, तो ये तो डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट हुआ है ना। ये तो भाई, ये तो मर गया तो कोई ना कोई आके तो लड़ेगा इसके बिहाफ पे, इस पे लागू नहीं होता सेक्शन। तब यहाँ पे लिखा है नथिंग, नॉट विद स्टैंडिंग में मत जाना। क्या लिखा हुआ है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू अ केस वेयर अ पार्टी इज एडेड और सब्स्टिट्यूटेड ओइंग टू द असाइनमेंट। भाई वो उसका असाइनी था, मान लीजिए उसका डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, और वेयर अ प्लेंटिफ इज मेड अ डिफरेंट, मतलब ट्रांसपोजिशन पे भी अप्लाई नहीं होता। ट्रांसपोजिशन क्या होता है मैं बता देती हूँ, ट्रांसपोजिशन क्या होता है सुनना। मान लीजिए कि ये मोहन है, ये सोहन है, ठीक है, ये मोहन है, ये सोहन है वर्सेस राम है। कभी लोग, आप लोगों ने इंटरप्लीटर सूट सुना है? सुना है इंटरप्लीटर सूट? ये बहुत डिटेल में चली जाऊंगी मैं। इंटरप्लीटर सूट होता है कि जहाँ पे जिस जिस व्यक्ति ने सूट इंस्टीट्यूट करा है उसका कोई फर्क, उसको कुछ मतलब नहीं होता, सिर्फ उसको पैसों से मतलब होता है, वो अपन चलो बाद में देखेंगे। ये मोहन है, ये सोहन है, ये राम है, समझना। अब अगर पता चलता है कि राम का तो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इस डिफेंडेंट का तो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये कोर्ट बोल रहा है कि सर ये एक ही तो डिफेंडेंट है, ये डिफेंडेंट चला जाएगा तो तुम सूट किसके चलाओगे? तो सोहन बोल रहा है कि सर ये जो राम है आप इसको जाने दो, लेकिन इस सूट में कुछ बातें ऐसी है जो मेरे और मोहन के बीच में डिसाइड होनी है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? वापस सुनो। ट्रांसपोजिशन का मतलब कि मोहन मोहन सोहन प्लेंटिफ है, जैसे मान लो हम दोनों प्लेंटिफ है, जैसे मान लो कि सानिया प्रतीक ये तो प्लेंटिफ है, इन दोनों ने किसके अगेंस्ट सूट लगाया? मोहन के अगेंस्ट सूट लगाया। कोर्ट फाइंड्स कि भाई मोहन इज नॉट इंटरेस्टेड, आप मोहन का इंटरेस्ट ही नहीं है, मोहन कोई डिफेंडेंट है ही नहीं। तो प्रतीक बोल रहा है कि सर आप मोहन को जान दो, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कुछ बातें ऐसी भी है जिसमें जो हम दोनों के बीच में डिसाइड होनी है, तो आप एक काम करो, मुझे डिफेंडेंट बना दो और सानिया को प्लेंटिफ बना दो, या कुछ भी वाइस वर्सा, कि मुझे प्लेंटिफ बना दो, सानिया को डिफेंडेंट बना। उसी सूट में एक बार हैंड रेस कर दो, इसे बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, कि प्लेंटिफ अब डिफेंडेंट बन चुके हैं, या उल्टा भी हो सकता है। तो इस पे भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। तो वापस मैं सेक्शन 21 किस किस पे अप्लाई नहीं होता है? जहां पर डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट हुआ है। भाई मर गया तो कोई ना कोई तो आएगा ही ना, असाइनी, कोई ना कोई असाइनी हुआ है, या यहाँ जहां पे ट्रांसपोजिशन हुआ है। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है प्लेंटिफ डिफेंडेंट बन गया, डिफेंडेंट प्लेंटिफ बन गया, तो उन पे अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 21 क्या बोलता है? वापस बोल देते हैं कि वेयर आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एनी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज एडेड और सब्स्टिट्यूटेड, देन विद रिगार्ड्स, जो पर्टिकुलर जो नया ऐड हुआ है, नया डिपेंडेंट आया है, उनके संबंध में सूट इंस्टीट्यूशन की डेट वो मानी जाएगी व्हेन दे वर सो मेड पार्टी, व्हेन ही वाज सो मेड पार्टी, जिस दिन भी वो बने हैं पार्टी उसकी ही डेट मानी जाएगी। क्योंकि आपको मैंने समझा दिया क्योंकि इनके संबंध में, क्योंकि सूट इंस्टीट्यूशन की डेट मानी जाएगी मतलब वो लिमिटेशन से बाउंड होंगे। बट इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि कोई भी न्यू पार्टी गलती से ऐड नहीं हो पाई थी, गुड फेथ में ड्यू डिलीजेंस से नहीं ऐड हो पाई थी, तो कोर्ट कंसीडर कर लेगा कि भाई ये अर्लियर डेट से पार्टी थी।
ठीक है, बट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन नोट विद स्टैंडिंग नहीं लिखा, लिखा है नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 shall apply to devolution of interest, assignee, or where the plaintiff becomes the defendant or defendant becomes the plaintiff. Defendant, देखो, nothing contained in this section shall apply to a case where a party is added or substituted owing to assignment, devolution of any interest during the pendency of suit, or where a plaintiff is made a defendant and defendant is made a plaintiff. Like transposition. सेंटेंस पढ़ने से पहले मुझे समझाना पड़ता कि ऐसा क्यों होगा मैम, क्यों प्लेंटिफ डिफेंडेंट बन जाएगा, तो मैंने पहले ही खत्म, पहले ही समझा दिया। सेक्शन 24 देख लेते हैं, ये दो भी पढ़ लेंगे, अभी तो टाइम लगेगा, थोड़ा आराम करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब आप इसको किस की जो लिमिटेशन पीरियड है, उसके लिमिटेशन एक्ट है, उसके अंदर जो भी कंप्यूटेशन किया जाएगा वो ग्रेगोरियन कैलेंडर, शायद 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इस कैलेंडर के थ्रू किया जाएगा। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर। आपके प्री में कई बार क्वेश्चन आता है, और ये अब बीएनएस में भी जुड़ चुका है। सबको याद, किसी को याद है? बीएनएस में भी जुड़ चुका है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, बाकी क्लास तक कंटिन्यू करेंगे। पूरी क्लास को दोबारा देख लेना, मैं रिकॉर्डेड भेज दूंगी क्योंकि थोड़ा कट। थैंक यू मैम। वेलकम। ठीक है, थैंक यू मैम।